बस्तर की खबरों पर अगर बात करें तो बीते 2 दिनों से एक ही खबर छाई हुई है। हिड़मा मरा या नहीं मरा, क्या हिड़मा जिंदा है या वाकई में हिड़मा घायल हो गया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन माओवादियों के 2 पत्र सामने आ गए हैं जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन पर हवाई अटैक किया गया है, जिसे एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक माना जा सकता है। साथ ही साथ इस पूरी घटना में हिड़मा पूरी तरह से सुरक्षित है। आज एक और प्रेस नोट सामने आया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनके पीएलजीए की एक सदस्य उसकी मौत हुई है, जिसका नाम गंगी बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इसको लेकर किस तरह से घटना हुई उन्होंने जिक्र किया है कि अप्रैल 21 में भी इस तरह की घटना हुई थी और अप्रैल 2022 में भी इस तरह की घटना हुई थी, और दोनों ही घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको करके दिखाई भी थी कि मौके की क्या स्थिति थी। घटनास्थल की तस्वीरें भी आ गई हैं। इस पर बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष गुप्ता जी, जो हमेशा नक्सल के मामले पे गहरा रिसर्च करते हैं और गहरा अध्ययन भी करते हैं, और काफ़ी बहुत पुराना इनका अनुभव रहा है। मुझे लगा इनसे बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। नमस्कार तिवारी जी। मनीष जी, ये बताएं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात चली है, हालांकि पुलिस के अधिकारी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं या इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, आपका रिसर्च क्या बोलता है? क्योंकि आप अभी पत्रिका जैसे समूह के लिए भी काम कर रहे हैं और आपने उस पर एक लंबा लेख भी आज लिखा है। क्या समझ में आया कि क्या है ये, पुलिस की क्या रणनीति है? क्या वाकई में हिड़मा को ही टारगेट किया जा रहा है? और अगर इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी तो क्या वाकई में हिड़मा टारगेट में आ जाएगा या वो मारा जा सकता है? और नक्सली कितने तैयार हैं ऐसे अटैक को झेलने के लिए? किस तरह से वो अपने सबसे बड़े कमांडर, जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे कि उनके रहने से ही उनके अंदर विश्वास रहता था, मुझे लगता है माओवादियों में भी हिड़मा का नाम काफ़ी कॉन्फिडेंस उनको पैदा करता है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए माओवादी कितने तैयार हैं? सवाल थोड़ा सा लंबा है ताकि आप इसको विधिवत समझा सकें। देखिए, अभी जो 2-3 दिन पहले जो घटना सामने आई है, इस घटना को अगर हम देखें, अब सच्चाई क्या है ये तो या तो फोर्स बता सकती है या फिर नक्सली बता सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि 2021, 2022 और 2023 ये 3 साल जो है ये लगातार फोर्स ने नक्सलियों को लेकर के अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और बार बार जो है उन्होंने बटालियन को टारगेट किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि नक्सली कोई भी वारदात करते हैं तो उनकी पीएलजीए टीम, जो कि उनके लड़ाकों से सुसज्जित सशस्त्र एक टीम है, जो समूह के रूप में एक बटालियन का स्वरूप ले ली है और बड़ी बड़ी वारदातें जो है बटालियन करती है। तो कहीं ना कहीं फोर्स ने भी इस पूरी स्ट्रेटेजी को बहुत बारीकी से बनाया है और उसके आधार पर नक्सलियों को जवाब देने के हिसाब से इन्होंने एक ये नया प्रयोग किया है। मुझे लग रहा है ये फोर्स की रणनीति का एक नया दौर है, एक नया बदलाव है, जिसमें फोर्स एक बटालियन को टारगेट करने के लिए, बटालियन चूँकि पामेड़ और जो बासागुड़ा, किस्टारम, जगरगुंडा के बीच के इलाके में हमेशा उसका मूवमेंट रहता है, हमेशा उसकी मौजूदगी रहती है। वो इलाका नक्सलियों का कोर इलाका है। फोर्स वहाँ पर काफ़ी अंदर तक घुस नहीं पाई। जब जब प्रयास हुए हैं फोर्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और यही कारण है कि फोर्स ने जो इनकी ज़मीनी किलेबंदी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है, जिससे बटालियन के ऊपर थ्रेट पैदा किया जाए। बटालियन में जो लोग हैं, ज़मीन पर आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो आसमान जो है वो तो खुला है। और किसी भी युद्ध में, चाहे जो विदेशों से युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान हो, बांग्लादेश का युद्ध हो, तो उसमें एयरफोर्स की जिस प्रकार की भूमिका होती है, एयरफोर्स टारगेट को हिट करती है, उसी तर्ज पर फोर्स ने, चाहे वो शेडो बम हो या ड्रोन हो या क्या है, इसको अपन एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं एक थ्रेट पैदा करने की दिशा में फोर्स ने ये प्रयास किया है
और हमें लग रहा है कि ये जो तीसरा प्रयास है इसका असर भी दिखाई दिया है। पहले जो 2021-2022 में जो हमले हुए या जिनको नक्सलियों ने तथाकथित तौर पर एयर स्ट्राइक बताया या ड्रोन हमला बताया, वो उस दौर में नक्सलियों ने जो मीडिया को भी वहाँ बुलाया और ये बताया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें उन्होंने अपने एक कैडर को, जो एक महिला कैडर है, उसकी तस्वीर भी जारी की और ये बताया कि हमारा नुकसान हुआ है। इस बार की विज्ञप्ति में नुकसान को उन्होंने एकदम छिपा दिया था। तो पिछले जो दो मामले जो आए थे, पिछले जो दो विज्ञप्तियां जारी हुई थी, उसमें बार बार उन्होंने इस बात को बताया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने उनको नुकसान पहुंचाया है, दावा किया उन्होंने। लेकिन इस बार उन्होंने जो एक दावत जरूर किया कि हमने फोर्स को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, पर अपने नुकसान का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ये बताता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ फोर्स की ये रणनीति कारगर रही है। और इसको अगर हम देखें तो जो आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ जो उन्होंने अलग अलग टाइप की रणनीतियां बनाई कि जैसे कोवर्ट ऑपरेशन किया उन्होंने, कई बार जो है इस प्रकार से नक्सलियों को मुखबिर बना करके उनको उनके साथियों के से मरवाया। हालांकि ये सब ऑन रिकॉर्ड नहीं है, पर ये स्ट्रेटेजी है फोर्स की कि कैसे हम उनको नुकसान पहुंचाएं, उनको कमज़ोर करें ताकि ये इलाका सुरक्षित हो सके। उसी रणनीति में मुझे लगता है ये फोर्स का साई वार टेक्निक है, जो कि प्रोपोगेंडा वार भी कह सकते हैं। और फोर्स ने इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले में नक्सली मुखर होकर के ये बता रहे हैं, लेकिन फोर्स खामोश है। फोर्स अपनी रणनीति को जो है गोपनीय तौर पर अंजाम दे रही है और इसकी वजह से नक्सलियों में खलबली मची हुई है। अच्छा, ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं 2021 और 2022 के ड्रोन हमले का जो जिक्र किया था माओवादियों ने, उस समय मैं घटनास्थल पर गया हुआ था। जिस तरह की तस्वीरें उस वक्त निकल कर सामने आई थी, ठीक उसी तरह की तस्वीरें इस वक्त भी। इस बार एक नई रणनीति ये है कि इस बार हेलीकॉप्टर से भी वार किया गया। अगर माओवादियों ने अपने पर्चे और तस्वीरों से ये स्वीकार किया कि उनकी एक साथी मारी गई है, तो उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि 6 जवानों को उन्होंने घायल भी किया है। इस पर आपकी क्या जानकारी है? आपको क्या निकल कर सामने आया? क्या वाकई में जवान घायल हुए हैं? हेलीकॉप्टर के पायलट को भी गोली लगी है, ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि एल्मागुंडा में उस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने की तैयारी शुरू की गई है। नहीं, निश्चित रूप से जब ये 11 तारीख की जो घटना हुई है उसके बाद से ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई हैं, लोगों में चर्चा का विषय रही हैं, पर इसके संदर्भ में कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिले हैं। ना तो अगर जवान घायल हुए हैं तो उनका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ है, अगर हेलीकॉप्टर को गोली लगी है तो वो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें कहाँ आई हैं, ना फोर्स उन चीज़ों को बता रही है और ना मीडिया को उन इलाकों में जाने दिया जा रहा है। इसलिए इस बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को देखें ना, जब तक आपके पास प्रमाण ना हो, तब तक किसी बात को कहना मुझे ज़्यादा तर्कसंगत नहीं लगता। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार का पूरा एक वातावरण बना है, जिस प्रकार से चीज़ें आई हैं, और एक चीज़ तो पुलिस के अधिकारी भी इस बात को दबी जुबान से स्वीकार करते हैं कि जब ये घटना हुई है उस घटना के दौरान हैवी फायरिंग हुई है। आईजी सीआरपीएफ का जो प्रेस नोट आया है उस पे भी उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर से उतरते जवानों पर कोबरा जवानों पर फायरिंग हुई है, इनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। तो कहीं ना कहीं से देखिए, जब मुठभेड़ होगी, नक्सलियों के पास भी अत्याधुनिक हथियार है, तो जवानों को भी चोटें लग सकती हैं। पर ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि जवान कितने घायल हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, और इसका जो परिणाम जो है वो फोर्स के मनोबल पर कैसा पड़ेगा, इस बात का भी अभी इंतज़ार है कि फोर्स अपनी स्ट्रेटेजी को किस प्रकार से पब्लिक के सामने लाती है या नहीं लाती। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 हमलों के दौरान फोर्स ने जो खामोशी अख्तियार कर रखी है, इस बार भी शायद फोर्स खामोशी ही ओढ़े रहेगी, क्योंकि
मौन जो है वो मुखर होता है। मुझे लगता है फोर्स का मौन जो है वो मुखर होकर के सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं नक्सलियों की प्रतिक्रिया इस बात का द्योतक है कि नक्सलियों को नुकसान हुआ है, उनमें दहशत फैली है और जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को एक नए ढंग से समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या होगा मनीष जी? मतलब नक्सली खुद मान रहे हैं कि उनकी एक पीएलजीए की एक साथी मारी गई है, मतलब पुलिस के लिए तो बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, तो पुलिस इसको इस बात पे अपना बयान क्यों नहीं जारी कर रही, क्यों नहीं स्वीकार कर रही कि हमने यहाँ इस तरह से हमला किया? देखिए, नक्सलवाद और आतंकवाद में जो मुख्य अंतर है कि नक्सलवाद जो है वो हमारी आंतरिक समस्या है, हमारे लोग हैं, इनको हम आतंकवादी नहीं कह सकते। जो एक जो माइनर जो डिवीज़न है वो उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने देश के अपने बीच में ऐसे लोग जो कहीं अतिवाद से प्रभावित हैं, जिनको आपने आतंकवादी का नाम नहीं दिया है, आपको अगर इनके खिलाफ आर्मी का उपयोग करना है तो कहीं ना कहीं इनको आतंकवादी घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी का उपयोग देश विरोधी ताकतों के खिलाफ किया जाता है। तो नक्सली और फोर्स के बीच में जो अभी ये द्वंद्व चल रहा है, या कहीं ना कहीं ये इस बात को नक्सली प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है जो मतलब ये सामाजिक आर्थिक समस्या के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमारे खिलाफ एयरफोर्स का उपयोग किया जा रहा है, हमारे ऊपर बमबारी की जा रही है, हम यहीं के लोग हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। नक्सली भी इस बात को वो कर रहे हैं। एक प्रेस नोट में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अबूझमाड़ के जो हैं माओवादी जो उस इलाके में, वो भी आदिवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नक्सली इस बात को मतलब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं सेना का उपयोग कर रही है, और अगर सेना का उपयोग होगा तो ये मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश जो है वो नक्सलियों की है। और यही कारण है कि दूसरा पक्ष खामोश बैठा हुआ है और वो इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा है। सिर्फ उनके इस दावे का खंडन करती है पुलिस कि एयर स्ट्राइक या मतलब ड्रोन से हमला, इस टाइप की कोई गतिविधियां नहीं है। पुलिस का जो दावा है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों की काउंटर स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। अच्छा मनीष जी, क्या लगता है अगर मान लीजिए ड्रोन अटैक हुआ, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें अभी हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल की हैं, कल परसों की हैं, अगर ड्रोन से बम गिराए जाते हैं, अगर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जाती हैं, तो क्या इससे केवल माओवादी मारे जाएंगे? जो उन इलाकों के जो ग्रामीण हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा? क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? इसको लेकर क्या सरकार की कोई रणनीति होगी, या फिर ऐसा होगा कि गिरा दो बम? जैसे दिल्ली में बैठे लोग बोलते हैं कि भाई बस्तर में बम गिरा दो, बम गिरा दोगे तो सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे तो नक्सली भी खत्म हो जाएंगे। आप बस्तर को बहुत भली भांति जानते हैं, ऐसा संभव नहीं है। किस्टारम में पैदा हुआ सोमारू की क्या गलती है? अगर वो किस्टारम में पैदा हुआ तो आप बम गिरा के उसको तो नहीं मार सकते। तो क्या उसको बचाने के लिए भी सरकार की कोई रणनीति होगी? क्या आपको समझ में आता है अगर मान लीजिए वो एयर स्ट्राइक इस तरीके का? नहीं, देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो बाहरी लोग हैं या जो बस्तर के बाहर के हैं, जो नक्सलवाद को समझते नहीं है या नक्सलवाद से जिनका सामना नहीं हुआ है, वो नक्सलवाद और आतंकवाद को एक सिक्के का दो पहलू मानते हैं, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये बात तो तय है कि फोर्स जो है, जब तक ये राष्ट्र विरोधी ना हो जाएं, तब तक इनके खिलाफ आर्म्स का उपयोग जो है या एयरफोर्स का उपयोग या सेना का उपयोग संभवतः नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अब एक काल्पनिक पृष्ठभूमि है कि अगर मान लीजिए इस टाइप की परिस्थितियां इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई, तो मेरा एक चीज़ का बहुत स्पष्ट मानना है। देखिए, नक्सलवाद जो है, नक्सली जो है, ये भूमिगत संगठन है, और भूमिगत संगठन होने की वजह से नक्सलियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी ना तो सरकार के पास में है और ना उनकी लीडरशिप की टोटल जो उनका मतलब उनकी कमेटी कैसे काम करती, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी सरकार को नहीं मालूम। यही कारण है
कि नक्सलियों ने जो गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई है, ये ग्रामीणों के बीच में रह करके ही वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों को या उन लोगों को जो उनके लिए खतरा बनते हैं, उनके लिए जो है वो एक अटैक का जो उन्होंने एक फार्मूला अटैक करने का या उनको नुकसान पहुंचाने की जो रणनीति बनाई है, और उसके बाद वो ना तो पकड़े जाते हैं और ना उनको पुलिस अब तक पुलिस या एनआईए या दूसरी एजेंसियां उनको सामने ला पाई हैं। देखिए इतना बड़ा घटनाक्रम 2013 में जो झीरम कांड है, झीरम कांड का एक भी बड़ा एक्यूज ना एनआईए पकड़ पाई है ना पुलिस पकड़ पाई है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि जो लोग एक इतने बड़े एरिया में 3 दशकों से लगातार उत्पात मचाए हुए हैं, लगातार हत्याएं कर रहे हैं, लगातार आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे निरीह लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो उन लोगों के उस संगठन का पूरा स्ट्रक्चर आप अभी तक नहीं ले पाए हो। उनके सीसी मेंबर की जो आज के दौर की तस्वीरें नहीं हैं आपके पास, उनकी मोड ऑफ स्ट्रेटजी जो है वो आपको नहीं मालूम, वो कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से कौन कौन लोग उनको आर्म्स एमुनेशन वो करते हैं। इतनी बड़ी फोर्स है, इतने सारे लोग हैं, अगर ये चीज़ें आप नहीं अभी तक उजागर कर पाए हो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये फोर्स की भी एक बहुत बड़ी कमी है। हाँ, अच्छा मनीष जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा इस पे कि हिड़मा को मारना कितना कठिन होगा फोर्स के लिए, या नक्सलियों को उसे बचा कर रखना कितना कठिन होगा, क्योंकि अब उनका इलाका सिमटता जा रहा है, कैंप लगते जा रहे हैं, तो इससे कितना फ़र्क आएगा क्या वाकई में? क्योंकि हिड़मा इनके लिए जो बटालियन आपने बताया, बटालियन सबसे बड़ा चैलेंज है और बटालियन का प्रमुख हिड़मा है, तो पुलिस के लिए क्या हिड़मा तक पहुंच पाना कितना मुश्किल है या आसान है, या अब कितना आसान है पहले तो? देखिए, आप भी बहुत लंबे समय तक से नक्सलवाद की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो नक्सलियों का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है हिड़मा एक प्यादा है। हिड़मा वो बंदा नहीं है जो पूरे संगठन को कमांड करता हो या उसके इशारे पर चीज़ें चलती हों। जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इनके मास्टरमाइंड हैं, इनका ब्रेन है, वो पर्दे के पीछे है। और ये जो हिड़मा जो है, मुझे लगता है ये फोर्स की पैदा की हुई या मीडिया की पैदा की हुई एक स्ट्रेटेजी है, या उनका पैदा किया हुआ एक ऐसा बंदा है जो आज खौफ का पर्याय बन गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, जैसा कि मीडिया नहीं बड़ा चढ़ा, हाँ, हाइप मीडिया ने किया है, फोर्स ने भी किया हुआ है। अच्छा। तो उसको एक इतना बड़ा सिंबल बना दिया है कि आप नक्सलवाद को मतलब हिड़मा को अगर मार दो तो क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नक्सलवाद तो एक विचारधारा है। बिल्कुल विचारधारा है। विचारधारा में जिस प्रकार से हिंसा का समावेश हुआ है, ये हिंसा खत्म होनी चाहिए। जो देश के संविधान को ये नहीं मानते, वो विचारधारा खत्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद है, हिड़मा एक माध्यम है, और हिड़मा एक जो शेडो इन्होंने बना दिया है, एक काल्पनिक पात्र बना दिया है, क्योंकि इनके पास हिड़मा को डिफाइन करने के लिए चीज़ें हैं। जैसे हम जानते हैं, हम लोग भी जिस प्रकार से अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि हिड़मा सुकमा ज़िले के पुअर्ती इलाके का रहने वाला है, ट्राइबल युवक है, और इस प्रकार का उसकी एजुकेशन ये है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ये है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन जो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का जो सेक्रेटरी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बसव राजू के बारे में कुछ नहीं जानते। जो इनकी मिलिट्री विंग का हेड है देवा, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो देवा के अंडर में काम करने वाला, एक बटालियन को लीड करने वाला, वो एक ऐसा शख्स है जिसको हमने एक हीरो के रूप में या महिमा मंडित कर दिया है कि हर जगह हम उसकी मौजूदगी देखते हैं। पुलिस की देखिए, कहीं पे भी कोई घटना हो जाती है तो उसके पीछे अब कौन थे क्या थे नहीं मालूम, लेकिन हिड़मा का नाम जरूर आ जाएगा। तो किसी भी बड़ी घटना में देखो, किसी भी उसमें ये हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पुलिस इसके पूरे सिस्टम को जाने समझे,
उनको एक्सपोज करे और तब फिर जाकर के इस नक्सलवाद के या नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में मुझे लगता है एक कारगर कदम उठाया जा सकता है। अदरवाइज एक हिड़मा मर गया, दूसरा हिड़मा पैदा हो जाएगा। नक्सली संगठन में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि एक एक नाम के बहुत सारे लोग हैं और खासकर इसकी जो पूरी लीडरशिप है वो मैक्सिमम तेलुगु, कुछ बिहारी, कुछ मराठी लोगों के पास में है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड या बिहार से आते हैं। वो लोग पूरा लीड कर रहे हैं और उनकी आइडेंटिटी हम आज तक नहीं समझ पाए, पब्लिक नहीं जान पाई। और उनको इस रूप में जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक उसको किसी रोग को डायग्नोस नहीं करेंगे आप कि इसकी बीमारी की जड़ क्या है, तब तक आप उसका इलाज नहीं करा पाएंगे। मुझे लगता है अभी इस दिशा में काफ़ी कुछ काम होना बाकी है। मतलब अच्छा, एक चीज़ जो आपने इतना बताया तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि पुलिस हवा में हाथ पैर मार रही है। कुल मिला के अगर उसका कंक्लूजन निकाला जाए कि उनके पास में पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। मतलब ऑपरेशन तो चल रहा है, इलाके में चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये कहा जा सकता है क्या कि हवा में ही सब चल रहा है? नहीं, हवा में नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कहीं गहराई से उस संगठन की जानकारियाँ, उस संगठन का देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जो यहाँ पर इनकी सेंट्रल कमेटी की जो मैक्सिमम लीडरशिप है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों को आज कोई भी वारदात करने में 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आंध्र पुलिस का या तेलंगाना पुलिस का जो ग्राउंड्स दस्ता है, उनका स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इतना पुख्ता काम करता है कि वो सारे नक्सली नेताओं की जन कुंडली वो लोग वहाँ पर रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि आप भी कई सालों से आंध्र और तेलंगाना में कोई बड़ी वारदात नहीं सुने होंगे। वहीं इस दौर में बस्तर में, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, की तरफ जाएंगे हाँ, तो आपको बॉर्डर से फर्क समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेलंगाना में और बस्तर में बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कारण है कि घटनाएं यहाँ होती, उधर क्यों नहीं होती? जबकि लीडर वहीं के हैं, नक्सली वहीं के हैं, सारी स्ट्रेटेजी वही लोग बनाते हैं। नुकसान बस्तर का क्यों होता है? नुकसान छत्तीसगढ़ का क्यों होता है? नुकसान आदिवासी ही क्यों मारा जाता है? बस्तर का आम नागरिक ही क्यों मारा जाता है? तो मुझे लगता है ये सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर भी हमको विचार करना चाहिए। और जहाँ तक नक्सलवाद के समाधान की बात है, अगर नक्सल उन्मूलन के लिए अगर कोई मॉडल कारगर है, जैसे ग्रेहाउंड्स का हम देख रहे हैं, तो सरकारों को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए कि हमको उस मॉडल की अच्छाइयाँ तो कम से कम ले लें। उसका जो नेटवर्किंग है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो नेटवर्क है, उसको भी तो हम समझें। उनकी फोर्स की स्ट्रेटेजी क्या है और क्यों वो लोग उधर वारदात नहीं करते। सीधे सारी वारदात, सारा नुकसान जो है हमको ही क्यों उठाना पड़ता है? इस विषय पर भी मुझे लगता है कि सरकारों को सोचना चाहिए, फोर्स को भी सोचना चाहिए और नक्सलवाद के खिलाफ एक कारगर रणनीति बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी ये जो पिछले 2-3 सालों से जो ये घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि नक्सलवाद को लेकर के जब भी सरकारों से बातचीत होती है, सरकारें कहती हैं कि ये राष्ट्रीय समस्या है। और अभी ये जो ऑपरेशन की जो चर्चा हो रही है, अब इसकी सच्चाई क्या है ये हमको भी नहीं मालूम, पर जो सुनने में आ रहा है कि ग्रेहाउंड्स के साथ जो है जॉइंट ऑपरेशन हुआ, या सीआरपीएफ और कोबरा ने अपना सेपरेट ऑपरेशन किया, जिस प्रकार यहाँ के पुलिस फोर्स इस पूरी घटनाक्रम से अनभिज्ञता जाहिर कर रही है और जिस प्रकार से पूरी परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, मुझे लगता है कि अब इस समस्या से निदान के लिए आतंकवाद की तर्ज पर एक नई रणनीति पर सरकारें काम कर रही हैं। आने वाले, और अगर ये मॉडल मतलब कारगर रहा, तो आने वाले समय में नक्सल उन्मूलन की दिशा में हमको कोई नया प्रयास दिखेगा और हो सकता है वो आने वाले समय में बस्तर में या छत्तीसगढ़ में या देश में नक्सल हिंसा से शांति का मार्ग प्रशस्त करे। भैया एक लाइन में एक जवाब चाहूँगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में कहा कि 2024 तक
जड़ से ख़त्म कर देंगे नक्सलवाद। क्या लगता है इतनी तैयारियां हो गई इनकी कि 2024 में ख़त्म कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये तो अभी इसको टाइम पीरियड के अंतर्गत मुझे लगता नहीं है ये कि ये इतनी जल्दी 2024 में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पर ये ज़रूर है कि इस प्रकार के जो सरप्राइज़ एलिमेंट हैं जो अभी आए और इस प्रकार से और कुछ अगर इन्होंने किया तो हो सकता है काफ़ी हद तक जो है इनमें दहशत पैदा होगी तो इनकी बटालियन कहीं ना कहीं विखंडित होगी, ताकत कम होगी, तो उस ताकत को नियंत्रित करने में जो विरोधी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है ये एक रणनीति है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये हो, पर 2024 में पूरी तरीके से ख़त्म होता तो अभी के हिसाब से तो नहीं दिखता। मुझे लगता है कि 5 साल अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर से भी खबरें आ रही हैं, नक्सलियों की लीडरशिप ने भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मंथन शुरू हुआ है। जो इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं या आंध्र और तेलंगाना की जो खबरें आ रही हैं या जो सरेंडर नक्सलियों से जो इंट्रोगेशन के बाद के जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो इस बात को लेकर के संकेत कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर फोर्स का प्रेशर बढ़ा तो नक्सली शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसी तैयारी उनकी हो रही है। मनीष गुप्ता जी थे। नक्सल मामलों में खासी रुचि है और इसी वजह से इनके पास जानकारियों का खजाना है। बातचीत की एक समय अवधि होती है, एक समय सीमा होती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं हुई है। अगर आपको लगे कि बातचीत काफ़ी रोचक थी, ज्ञानवर्धक थी, माओवादियों से संबंधित काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और हिडमा से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ मिली हैं, तो आप बताइएगा। अगली बातचीत फिर की जाएगी मनीष गुप्ता जी से और नई जानकारियाँ हासिल की जाएंगी। लगे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। हिडमा से संबंधित एक नया खुलासा है। जैसा कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जितना बड़ा प्रोपोगंडा हिडमा को लेकर बनाया गया है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ऐसे कई हिडमा संगठन में मौजूद हैं, एक मारा जाएगा तो कई आ सकते हैं, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार का कहना है, जो अपने रिसर्च और काफ़ी लंबे अध्ययन के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुँचे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।